बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज थर्सडे था, जुमरात थी और इमरान खान साहब से जुमरात के दिन जो है वो उनके फ्रेंड्स और जो दोस्त होते हैं, उनके सियासी रुफ़क़ा होते हैं और जो साफ़ी होते हैं उनसे वो जाकर मुलाकात करते हैं। और आज की लिस्ट में दो साफ़ियों का नाम शामिल थे। एक 92 के असदुल्ला खान थे और दूसरा मेरा नाम था उस लिस्ट में। मैं वहाँ पर आज इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस भी था, जो लाहौर हाई कोर्ट के ज़मानतों के वाले से 9 मई में जो उन्होंने रिजेक्ट की थी लाहौर हाई कोर्ट ने, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के उन 8 मुकदमात में उन्हें ज़मानत दी थी। मैं सुबह से लेकर तकरीबन कोई 1 बजे तक वो केस कवर करता रहा। मैं लम्हा बलम्हा उसको आपको आगाह भी करता रहा और अपने ज़रा मेरी ड्यूटी है, अपने दायरे के लिए वो काम करता रहा। उसके बाद मैं वहाँ से फिर सीधा अडियाला गया। अडियाला में जब दागल चेक पोस्ट पर पहुंचा तो फिर वहां क्या हुआ, मैं कहां तक पहुंचा, इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये मैं आपको आगाह करूंगा, इस बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या देखा है। और फिर आपके सामने ये रखूंगा कि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर एक तीर से 3 शिकार किए हैं। और जिस तरह आज सोहेल वड़ाच साहब की कंपनी ने मट्टी पलीद की है, ये सबक है उन साफियों के लिए जो ताकत के साथ उनकी बदासराही करते हैं और जो हक सच की बात नहीं करते और कलम की हुर्मत का पास नहीं रखते। ये उनके लिए सबक है। ये 3 अहम कहानियाँ हैं। इस बीच में इमरान खान साहब का वो तहरीरी फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें वो डायरेक्शन नहीं दी गई 4 माह की कि 4 माह के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल करें, और ना किसी किस्म का कोई बताया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जो ट्रायल कोर्ट है उनको इस हवाले से नहीं बताया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सोहेल वड़ाच साहब के साथ हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं कि ये कहानी कहां से चली और कहां यहां तक कैसे आई। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 7 फरवरी 2024 को सोहेल वड़ाच साहब ने एक कॉलम लिखा था, जिसमें उन्होंने कॉलम की जो इब्तिदा थी वो इस तरह की थी कि मक्तदरा ये उसकी ख्वाहिश है या मक्तदरा ये सोच रखती है कि मुस्लिम लीग नून को 100 से 110 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी को 50 से 60 नशिस्तें, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 से 15 नशिस्तें मिलेंगी। ये कॉलम उन्होंने ठीक इंतखाबात से 1 रोज़ कबल लिखा, यानी 7 फरवरी को ये कॉलम जंग में पब्लिश हुआ। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए और फिर ये हुआ कि आपने देखा, वो आपसे कोई पोशीदा नहीं है, वो सब जानते हैं आप कहानी कि क्या हुआ। उन्हें तो ये चाहिए था कि सोहेल वड़ाच साहब को 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जो कुछ हुआ, सोहेल वड़ाच साहब को उस कॉलम के बाद लिखने के बाद कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मैंने ये कॉलम लिखा है और मुझसे ये गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन नहीं, सोहेल वड़ाच साहब ने फिर बांग्लादेशी मॉडल का भी एक नया चूरन मार्केट में फेंका। उसके बाद उन्होंने सोहेल वड़ाच साहब यहाँ पर नहीं रुके, वो हर रोज़ ताकतवर हल्कों की मदासराई करते रहे, उनके बूट के तस्मों के साथ लटक कर वो साफत करते रहे। सोहेल वड़ाच साहब ये चीज़ भूल गए थे कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने रखा हुआ है। कुरान कहता है वल कलम, मैंने कलम की, वो कहता है, अल्लाह ताला कहता है अपनी इलामी किताब में, और कलम की उसने कसम खाई है। तो फिर आपने कलम की जो हुर्मत को पैमाल किया है, आपके साथ यही होना चाहिए था। सोहेल वड़ाच साहब कोई मुझे एक कॉलम, कोई एक बंदा भी मुझे सोहेल वड़ाच साहब का कॉलम निकाल कर दिखाए कि जब अपने टीवी किसी प्रोग्राम में उन्होंने बात की हो पिछले 3 साल से पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, चादर चारदीवारी का तकद्दस पैमाल हो रहा है, जिस तरह लोगों को घरों से उठाया गया है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, या 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है और जिस तरह उस पर वोटिंग करवाई गई है, इसके हवाले से सोहेल वड़ाच साहब का कोई भी एक भी कॉलम, सिंगल लाइन, एक लफ्ज़ मजम्मत की कोई अगर निकाल कर मुझे दिखाए तो मैं कहूँगा कि सोहेल वड़ाच एक साफ़ी है, एक जर्नलिस्ट है, एक दानिशवर है। सोहेल वड़ाच साहब तो हमेशा ताकतवरों की मददसराई करते रहे, ताकतवरों के गुण गाते रहे, वो जमहूरियत के साथ कभी खड़े नहीं हुए। सोहेल वड़ाच साहब से जब भी बात करें जमहूरियत की तो वो आगे से गुस्सा हो जाया करते थे।
कि आप जमहूरियत का भाषण मुझे दे रहे हैं, मैंने बड़ी जमहूरियत देखी है, मैंने बड़ा ये किया। हर आने वाला जो जर्नैल होता था ना, सोहेल बड़ाच साहब उसी की मदासराई करते रहे। जनरल बाजवा को तोसी दी गई तो सोहेल बड़ाच साहब ने कॉलम लिख मारा जी का पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन दे दी। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा बड़ा फेम और फरासत वाला, बड़ा तदब्बर वाला, बड़ा दानश्वर जर्नैल है। लेकिन जब वो इक़्तिदार में रहा, जिस तरह उसने जमहूरियत को पायमाल किया, जमहूरियत को पांव तले रौंदा, इस पर उन्होंने मजम्मती कॉलम नहीं लिखा सोहेल बड़ाच साहब ने। हाँ, उन्होंने लिखा जरूर मजम्मती कॉलम। अगर वो मर गया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मददसराई करते रहे। इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सोहेल बड़ाच साहब को खुदा वास्ते का बैर है। उन्होंने कभी नहीं लिखा। उन्होंने जाकर ब्रसेल्स में, यहाँ पर वो खत लिखते रहे, खतूत लिखते रहे। उस अपने कॉलम में इसका तज़किरा भी किया उन्होंने कि मैं अपने दोस्त जनाब मोहसिन नकवी साहब को खत लिखता रहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, फील्ड मार्शल साहब से। तो उन्होंने ये भी बड़े फखरी अंदाज में, और तस्वीर भी उन्होंने ट्विटर पर ठोक दी जनाब कि देखें जी मैं फील्ड मार्शल से मुलाकात कर रहा। भाई साफ़ी का काम क्या काम है जनाब, फील्ड मार्शल से मुलाकात करके वो उसकी तस्वीरें लगाना क्या काम है? साफ़ी का काम तो हक सच लिखना होता है। आपने तो ताकत का सारा सरचश्मा फील्ड मार्शल साहब को बना दिया। जमहूरियत फिर कहाँ गई थी? तेल लेने के लिए गई हुई है। आप जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते हैं, जमहूरियत के बड़े दाई बनते हैं। ये सबक है। जिस तरह आज सोहेल बड़ाच साहब की कंपनी ने मट्टी पलीद की है, कह दिया DGI-SPR ने, कोई सोहेल बड़ाच ने अपने जाती मफादात के लिए ये सब कुछ झूठ लिखा है। आपकी क्या औकात रह गई है, क्या हैसियत रह गई है सोहेल बड़ाच साहब? आपको तो लोग कहते थे, लोग आपके फॉलोअर थे, लोग आपके फैन थे, आप लोगों के आइडियल थे। लेकिन आपने कलम की हुर्मत का जो जिस तरह पायमाली की है, आपकी साफत का जो इख्तिताम है, सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया है कि सोहेल बड़ाच की साफत का इख्तिताम उसी तरह हुआ जिस तरह जाली जमहूरियत के चैंपियन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का हुआ है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले। और जो कुछ हुआ ये उन तमाम साफियों के लिए जो जमहूरियत की, जो आइन की, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात नहीं करते, जो ताकत को खुदा मानकर उसके हर गलत कहे हुए काम को खुदा का उतार बढ़ाकर पेश करते हैं, मुकद्दस सहीफे के तौर पर पेश करते हैं। ये उनके लिए सबक है कि उनको भी, उनके लिए जिस तरह सोहेल बड़ाच आज टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुआ ना, और रद्दी की टोकरी में फेंका गया, उस कूड़ेदान में फेंका गया, इसी तरह ये लोग भी फेंके जाएंगे जो आज ताकत की मददसराई करते हैं। रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, वो किसी के हक, किसी के अख्तियार में नहीं। अगर आपका बिलीव इस बात पर हो जाए कि अगर अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क़ ताकतवरों से लिखा हुआ है उनसे, तो वो आपको मिलकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको वो रोक नहीं सकती। लेकिन क्या करें, मददसराई आदत जो पड़ गई है आप लोगों को। तो आगे चलते हैं नाज़रीन कि जो इमरान खान साहब ने, मैंने जिस तरह बात की कि उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए, वो तीर क्या है? इमरान खान साहब ने एक तीर से 3 शिकार इस तरह किए कि उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को जो अपोजिशन लीडर बनाया, वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है वो लैत व लाल से काम ले रही है, बहुत सारे उनके तहफ़्ज़ात हैं, पार्टी के अंदर से होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जनाब वो दूध पाक पढ़कर जो बूट को सलाम करता है, ये वाहिद शख्स है अली मोहम्मद खान जो दूध पाक पढ़कर बूट को सलाम करता है, सलाम करके फिर वो बात करता है। ये वाहिद शख्स है और कहते हैं कि पार्टी के अंदर से होना चाहिए। लेकिन महमूद अचकज़ई ने, वो इमरान खान साहब ने बड़ी सोच समझ कर उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया। उसके पीछे बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है वो बताता हूँ आपको। उसके पीछे बुनियादी फ़लसफ़ा ये है, एक तो महमूद अचकज़ई हमेशा दस्तूर के साथ खड़े होते हैं, वो शख्सियात के साथ खड़े नहीं होते। जब पनामा केस चल रहा था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर उस वक्त वो मातूब थे, माफ़ कर रहा हूँ, वो रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर उन्हें जुडिशल कम्प्लेक्स में उनकी समाअत हो रही, मैं भी वहाँ जाया करता था, वो केस मैंने कवर किया है। तो उस वक्त महमूद अचकज़ई वहाँ खड़े होते थे। महमूद अचकज़ई स्पीचेस भी करते थे खड़े होकर जमहूरियत की, आइन की सरबुलंदी के लिए। और जब उन्होंने
बूट को सलामी दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो अब मातूब हैं। इमरान खान आइन और कानून की बात करता है, महमूद अचकज़ई उनके साथ खड़े हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि महमूद अचकज़ई ताकतवर हल्कों की मददसराई नहीं करता, उनके बूट नहीं चाटता। महमूद अचकज़ई हमेशा आइन की बात करता है, दस्तूर की बात करता है, बुनियादी इंसानी हकूक की बात करता है। इस वजह से इमरान खान साहब ने उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया। और दूसरा, आपको ये पता है कि जब मुलाकात हुई थी वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल के बीच में, तो वापस आकर कौम को कुछ वादे वईद और कुछ खुशखबरियां सुनाई गई थी, मिनरल और तजारती और पता नहीं फलां 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 फलां। अब मादनियात कहाँ है? वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ज़ाहिर वहाँ से मादनियात निकालनी है। तो महमूद अचकज़ई साहब का तल्लक कहाँ से है? बलूचिस्तान से, और वह पश्तून है, और पूरा बेल्ट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा तो खैर सारे पश्तून हैं, इसलिए उन्होंने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया कि वो असम्बली के अंदर खड़े होकर बात करेगा, वो अपने सूबे में बात करेगा, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बात करेगा, और वो बलूचिस्तान के अंदर बात करेगा। ये दूसरा शिकार। तीसरा क्या कि महमूद अचकज़ई हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उनका जो नैरेटिव बना हुआ है, जो उनके हवाले से परसेप्शन है मार्केट के अंदर, जो साफ्ती और सियासी लोगों के अंदर, कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इस तरह इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई की नामजदगी करके ताकतवर हल्कों को आवाज़ बख्ता कर दिया है। इमरान खान साहब ने एक तीर से तीन शिकार किए, ये बुनियादी तौर पर फलसफा है। लेकिन ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है, उनको ये बात समझ नहीं आती। वो खुद को समझते हैं कि हम इमरान खान साहब से ज़्यादा समझदार हैं। वो भाई, आप इमरान खान साहब से ज़्यादा समझदार हैं तो 1-2 साल हो गए इमरान खान साहब को जेल के अंदर, आपने किया क्या है? कारकुन इमरान खान साहब की आवाज़ पर बाहर निकलता है, लीडरशिप आपकी सारी गायब होती है। वो ठंडे ठार कमरों में बैठे होते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में वो गर्म कमरों में बैठे होते हैं। कारकुन सड़कों पर मार खा रहा होता है तो लीडर अपने बैठकों में, हुजरों में बैठे होते हैं। क्या किया? इस तरह सियासत नहीं होती जिस तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की लीडरशिप कर रही है। इमरान खान साहब जो ये समझते थे ना कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, जो कहते थे, वो आज आवाज़ बख्ता है, क्योंकि इमरान खान ने एक तीर से तीन शिकार किए। इमरान खान की हर मूव जो करता है वो ताकतवर लोगों के लिए, जो बाहर बैठे हुए ये जो बोने टाइप सियासतदान है ना, ये जब इमरान खान साहब के की तरफ सर उठाकर देखते हैं तो इनके सर पर जो जूते, शमले और इन्होंने जो पगड़ियाँ पहनी होती है ना, ये इमरान खान के कदमों पर जाकर गिरती है। वो सियासी तौर पर एक मतलब वो हमलाई उसका सियासी तौर पर कदबुत हो गया है, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आज अडयाला जेल में नाज़रीन मेरी खान साहब से मुलाकात थी। मैं जब धगल चेक पोस्ट पर पहुंचा तो वहाँ पर जो सच्चो साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर कहाँ जाना है आपने? मैंने कहा जी कि मैंने अडयाला जेल जाना है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जी कि वहाँ जाकर मैंने खान साहब से मुलाकात करनी है, मेरा लिस्ट में नाम है। उसे खैर अपने मोबाइल से मेरी लिस्ट देखी और मेरी गाड़ी का उसने फ़ोटो बनाया। फ़ोटो बनाने के बाद मुझे कहा कि आप इधर से गाड़ी टर्न करें, आप उधर साइड पर हो जाएं, आपके लिए मैंने क्लियरेंस के लिए आपकी गाड़ी और फ़ोटो और नाम शाम सारे भेजे अंदर। जैसे ही मुझे क्लियरेंस मिलेगी तो मैं आपको यहाँ से जाने दूँगा। मैं तकरीबन 3 बजे दागल चेक पोस्ट पर पहुँच चुका था, 3-3:15 बजे के करीब थे। तो मैंने उससे पूछा कि सर मुझे कितना टाइम और लगेगा? जब 10-15 मिनट गुजरे तो उसने कहा जी कि आपको कुछ 2-2:15 बजे के करीब मैं पहुंच चुका था उधर। तो उसने मुझे कहा जी कि आपको 10-15 मिनट के बाद भेज देते हो। मैंने कहा 15 मिनट हो गए, पहले आपने मुझे कहा था 15 मिनट गुजर गया, 15 मिनट के बाद और मुझे भेजो। उन्होंने कहा जी कि आप इधर बैठे दफ्तर में तो हम आपके भेजते हैं। खैर वहाँ पर और भी पुलिस वाले बैठे हुए थे। पुलिस वाले जो गुफ्तगू करते हैं ना वहाँ पर, जो बातचीत करते हैं वहाँ पर, अगर ये गुफ्तगू, ये बातचीत, ये ताकतवर हल्के सुन लें ना तो उनके कानों से धुआं निकले कि टॉप टू बॉटम क्या सोच पाई जाती है लोगों के अंदर। अधूरे वाला ये 71 की तरह, जिस तरह वहां झूठ लिखा जाता था ना कि
बांग्लादेश के अंदर जाकर कुछ साफी लिखते थे कि वहां पर मगरबी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जमजमे बह रहे हैं। नहीं, ये 71 नहीं है। यहाँ आपके लिए मोहब्बत के जमजमे नहीं बह रहे। आप चौक चौराहों गली कूचों में निकल कर देखें, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। लोग गुफ्तगू करते हैं, वर्दी पहने लोग गुफ्तगू करते हैं आपके बारे में। वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। पुलिस वालों का यह कहना था जी वहां पर कि गुफ्तगू चल रही थी, तो वहां पर ये मैं अकेला नहीं था, 2-4 और दोस्त हमारे बैठे हुए थे। उनका यह कहना था वो वक्त दूर नहीं कि जब ये लोग, इनके लोगों के हाथ इनके गिरबानों पर होंगे। ये वर्दी पहने लोग कह रहे थे। उन बेचारों की मजबूरी है, मैं नाम नहीं लेता उनका, और वो इसका क्रेडिट दे रहे थे इमरान खान साहब को। वो कह रहे थे कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें जो ऊपर से हुक्म आता है हम वही करते हैं। मैंने कहा जी ऊपर से हुक्म कहाँ आता है? तो फिर वो हंसे। उन्होंने कहा जी आप तो बेहतर जानते हैं कि ऊपर से हुक्म कहाँ आता है। तो फिर मैंने वहां पर उन्हें भुट्टो के आखिरी 323 अयाम जो किताब लिखी थी कर्नल रफ़ी ने, उसका हवाला दिया वहां पर गुफ्तगू करते हुए उन्हें कि वो कर्नल रफ़ी कहता था जब भुट्टो अडयाला जेल में थे, वो कहता था कि किसका पूरी अडयाला जेल का कंट्रोल मेरे हाथ में था। और आज जो उस किताब में जो लिखा हुआ है ना कर्नल रफ़ी ने, भुट्टो के साथ इस तरह का जुल्म सितम नहीं हुआ। उनके साथ जाकर मुलाकातें किया करते थे उनके वकला, उनकी बेगम, उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार। लेकिन इमरान खान के साथ उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा इमरान खान साहब के साथ जो है वहां पर उनके साथ उनका मुलाकातें बंद की जा रही है, किसी को मिलने नहीं दे, साफियों को रसाई नहीं दी जा रही वहां तक। लेकिन उन लोगों का ये कहना था जो वर्दी पहने हुए थे कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, इन लोगों को पता नहीं है, ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं ठीक, ये कहते हैं, उन लोगों का कहना था कि ये किसी जगह, वो कहते हैं कि हमने वर्दी पहनी हुई है, हमारे जो जज्बात ऐसे, तो हम कॉमन पीपल के जज्बात कैसे होंगे। बहरहाल 4 बजे मुझे उस जो मुतलका वहाँ सचिव था उसने मुझे कहा सर आप जाएं। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत बड़ा, मैंने कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और मेरी क्लियरेंस होगी। मैंने जैसे ही गाड़ी अडयाला जेल की तरफ मोड़ी तो उसने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी आपने मुझे कह दिया कि आप जाएं। उसने कहा जी आप वापस जाएं, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। वो असदुल्ला खान साहब ने मुझे फ़ोन किया, कहा है? मैंने कहा जी मैं वहाँ हूँ। तो वो बेचारे अंदर से आए वापस उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। किसी को वहाँ पर खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये आखिर कब तक? ये उन वर्दी वालों से पूछे जो मुझे कह रहे हैं। बहरहाल जो फैसला आया है, जो रिटर्न फैसला आया है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के बारे में चीफ जस्टिस जया अफरीदी ने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो अपनी हदूद व क़यूद से बढ़कर फैसला दिया था। यहाँ पर फिर ये सवाल उठता है कि उन्होंने अपनी हदूद व क़यूद से बाहर निकल कर फैसला दिया अपने डोमेन से, तो क्या वो जज रहने के काबिल हैं जस्टिस शहबाज रिजवी साहब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जो ताकतवरों के कहने पर फैसले कर रहे हैं, सादर कर रहे, जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। क्या ये अच्छा होता कि चीफ जस्टिस साहब उनके बारे में भी ऑब्जर्वेशन दे देते या फैसले में लिख देते कि इन लोगों ने, ये लोग ना हाई कोर्ट के जज रहने के काबिल हैं और ना इन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाने के काबिल हैं कि इन्हें लाया जाए, क्योंकि इन्होंने फैसले गलत किया है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि 2 साल तक इमरान खान साहब का चालान तक नहीं जमा कराया लाहौर हाई कोर्ट में, 2 साल तक। और 2 साल तक वो जो जेल में रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस आलिया नीलम। और सबसे अच्छा ये है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्रायल कोर्ट के हवाले से कोई उसका ऑब्जर्वेशन नहीं दी और ये कहा है कि जिससे उन्होंने लिखा है कि ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे किसी का केस मुतासर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुलजमान को जमानत दी जा चुकी है और इमरान खान का केस भी इसी तसल्जुल के असूल पर देखा जाएगा। शवाहिद का जायज़ा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। इमरान खान के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है, ये 4 सफ़ात का
फैसला आता जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही आफरीदी ने लिखा। तो नाज़रीन ये थी सिचुएशन जो सारी मैंने आपके सामने रखी है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।